हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक अलग से शेयर के बारे में जो शायद ज़्यादा फोकस में नहीं है, बट एक कंपनी बहुत अच्छी है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है। शायद ये आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर बन सकता है, ऐसे मुझे लगता है। बट अभी उसकी फ़िलहाल उसकी अभी क्या कंडीशन है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग हमारे ओपिनियन आपसे शेयर करते हैं, शायद वो आपसे डिफर करते हैं। लाइक एन एग्जांपल, जब हमने बोला था कि आपको अलग इंडस्ट्रीज बाय नहीं करना है, आप लोगों ने बाय किया था शायद हमारे बताने से पहले। उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप हमें कमेंट में अब्यूज़ करें। एंड रिटर्न हमें भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपको कमेंट में करने पड़ते हैं तो शायद आपकी फीलिंग को हर्ट करते हैं। तो बेटर वे बात को ये समझ के रखिएगा कि आपके और हमारे ओपिनियन डिफर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे कोई है नहीं कि हमने कहा आपको नहीं बाय करना और आप बाय कर लेते हो तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। तो चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो ऑपरेटर के लोग हैं उनके कमेंट में ना फंसे, और पूरी स्टडी करने के बाद ही आप लोग वो शेयर जो है वो उसमें इन्वेस्ट करें। हम बताते हैं हमारे स्टडीज़ के हिसाब से। उसके ऊपर चाहते हो तो आप अपनी भी स्टडीज़ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। और हम हमेशा बताते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके जो कंसल्टेंट है उनसे एक बार ये आप कंसल्ट करके आपके डिसीजन लिया बिल्कुल लिया कीजिए। तो क्या होगा, आपके डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो आपको बाद में शायद पछताना ना पड़े। हमारी ओपिनियन में काफ़ी सारी अलग अलग स्टडीज़ डिपेंड करती है जो शायद आपके लिए ओपन ना हो, या वो बात आप नहीं जानते हो, या पॉसिबल ये भी हो सकता है कुछ बातें जो हम ना जानते हो वो भी बिल्कुल डिफर करती हैं। तो बात करेंगे आज एक ऐसे ही शेयर के बारे में जो अभी क्या है और बाद में क्या बन सकता है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है। सेजलिन पावर का शेयर है। सेजलिन पावरिंग ग्रीनर टुमारो, ये उनका टैगलाइन है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। ये शायद कुछ अदानी ग्रीन के बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस ये लोग करते हैं। सेम बिजनेस में अदानी ग्रीन्स भी है, बट इनका बिजनेस थोड़ा सा डिफर करता है। तो उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे हम लोग आज लोग। तो लेकर के चलता हूँ आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सैजलन इज इंडिया लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर, offering a 360-degree total solution package to its customer that covers the entire spectrum of wind energy projects। तो इसका मतलब यह होता है कि सैजलिन एनर्जी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स डिजाइन करता है जो पूरी तरह से विंड एनर्जी पर डिपेंड है, और वो पूरी तरह से अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट देते हैं उससे रिलेटेड सर्विस भी वो लोग देते हैं। दैट इज 360 डिग्री सोल्यूशन, यानी आपको प्रोडक्ट भी देना और उसकी सर्विसिंग और उस रिलेटेड सपोर्ट भी आपको देना। ये कंपनी का 360 पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी क्या चीज़ है उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने जो ऑन साइड एनालिसिस होता है वहां पे। पहले मैं लेके चलूंगा कंपनी की वेबसाइट पे, पूरी डिटेल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कंपनी का बिजनेस पहले समझेंगे जो हम लोग हमेशा बोलते हैं और वॉरेन बफेट सर भी बोलते हैं, इन्वेस्टिंग कंपनीज बिजनेस नॉट इन कंपनी शेयर। जो हमेशा आप लोग गलती करते हो, आप शेयर्स देख के जो है इन्वेस्टमेंट करते हो। आपको कंपनी देख के इन्वेस्टमेंट करना है। शेयर्स देख के ट्रेडिंग की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि विंड एनर्जी के बारे में ये है। अगर आप ये देखोगे तो विंड मिल जिसे कहा जाता है, इसका फोटो भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये है इंडिया का नंबर 1 रिन्यूएबल सेक्टर जिसे हम लोग विंड एनर्जी बोलते हैं। अभी तक इन्होंने जितने भी सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं जिसमें से 18,800 मेगावाट की एनर्जी जनरेट हो रही है। अप्रॉक्स 12,000 जनरेटर इन्होंने अब तक इंस्टॉल कर चुके हैं, और 18,000 माफ कीजिएगा 1,800 कस्टमर्स है इनके ग्लोबली। मतलब ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, यह ग्लोबल लेवल पे यह बिजनेस करने वाला कंपनी है, जिसमें एशिया आता है, यूएस भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, काफ़ी सारे देश और यहाँ पे लोग इसमें इन्वॉल्व है। अब इनको इंश्योर्ड इंस्टॉलेशन की अगर हम लोग बात करें 18,000 मेगावाट, तो ये किस लेवल तक है। अगर 3 बिलियन ट्रीज अगर CO2 जितना पर ईयर ऑब्जर्व करते हैं उतनी एनर्जी यहाँ पे जनरेट की जा रही है। 6 मिलियन कार्स को चलाने की एनर्जी यहाँ से जनरेट होती। 10 मिलियन हाउस होल्ड को ये पावर दे सकते हैं। 26 मिलियन कोल अगर आप जलाओ तो इतनी एनर्जी जनरेट होगी जो बच रही है।
39 मिलियन टन ऑफ CO2 यहाँ पे कम हो सकता है अगर हम इसको यूज करें, और 209 मिलियन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को ये पावर दे सकता है। तो 18,800 मेगावाट एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है। तो अगर इतनी एनर्जी हम लोग अगर विंड से जमा कर सकते हैं, तो सोचिए हम और कितनी एनर्जी यहाँ से जनरेट कर पाएंगे अगर ये अपने इक्विपमेंट्स बढ़ा दे। अगर गवर्नमेंट जो है वो सोलार पे या जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहां पे शिफ्ट कर दे हर एक चीज, तो कितना चेंज यहाँ पे हो सकता है। हम ट्रीज बचा सकते हैं, हम लोग गाड़ियां जो है वो सोलार पे टर्न कर सकते हैं, गैस पे टर्न कर सकते हैं। अगर रिन्यूएबल एनर्जी आता है तो बिल हर एक बंदे का कम हो जाएगा। तो फ्यूचर बहुत ही बड़ा है कंपनी के लिए। अलबत्ता हम लोग अभी तक उतना रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटे लेवल पे चल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो आगे जाके होपफुली अदानी ग्रीन्स भी है और ये सेजलन एनर्जी भी है और काफ़ी सारी और कंपनीज है जो मिलके ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है इसको यूज करके हमारा फ्यूचर जो है वो बेटर कर सके। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा और डीप में लेकर के देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता था आपको, शायद मैं गलत ओवरव्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये बेसिकली जनरेटर्स बनाते हैं, ये टर्बाइंस जिसे बोला जाता है। ये देखिए आप प्रोडक्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो S111 विंड टर्बाइन जनरेटर, 120 विंड टर्बाइन जनरेटर, 128 टर्बाइन जनरेटर। तो ये जो है ये विंड मिल के यहाँ पे जो जनरेटर लगाया जाता है जिससे एनर्जी जनरेट होती है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये टर्न की प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं ये कंपनी अंडरटेक करती है। जैसे मैं बोला कि देखो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो इंडिया में है, चाइना में है। तो कहीं ना कहीं पे एक बड़े लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है, और ये उनके टर्बाइन के साइजेस और पावर कैपेसिटी भी यहाँ पे दी गई है। और जिसकी मैं बात कर रहा था और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है द प्रेजेंस इन 18 कंट्रीज अक्रॉस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। तो बहुत बड़े लेवल पे ये फैला हुआ बिजनेस है। अभी जो है ये ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका हो गया, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम। तो यहाँ पे ये एनर्जी को बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ किया जा सकता है। जबकि कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, यहाँ पे उतना स्पेस है नहीं कि ये सब जनरेटर लगा के हम लोग एनर्जी जनरेट कर सके। अलबत्ता कुछ परसेंटेज पे हमारे यहाँ पे भी ये स्टार्ट हो चुका है। होपफुली जैसे मैंने बोला फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ये था वेबसाइट। अब लेके चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, वो समझना बहुत ज़रूरी है। शेयर आज ट्रेड कर रहा है 5 रुपये 30 पैसे पे जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। माफ कीजिएगा। अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है, 4,100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल। पी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पी बहुत कम है। इंडस्ट्री पी 13 रुपए पे है, तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंडस्ट्री पी है। मैं इंडस्ट्री पी की बात कर रहा हूँ, चीज़ों को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। बुक वैल्यू लगभग माइनस में है, पी नहीं है, बुक वैल्यू माइनस में है। फेस वैल्यू 2 रुपए का यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि शेयर को आपको खरीदना चाहिए, बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऑपरेटर के लोग होते हैं, तो यहाँ पे आपको जाना नहीं है, अपना स्टडी बिल्कुल करके ही आगे बढ़ना है। Q4 में अच्छा खासा यहाँ पे लॉस दिखाने के बाद कंपनी में लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया था। ये कुछ अगर आप देखोगे तो 70 पैसे के आसपास आ चुका था, कुछ 1 रुपया 70 पैसे पे आ चुका था शेयर, जो लगभग में एक ईयर हाई बनाता हुआ यहाँ पे 6 रुपया 50 पैसे 5 पैसे का ऊपर, और वापस से यहाँ पे लोअर सर्किट लगना अभी चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो वेव आ रही है हमारे यहाँ पे निफ्टी में जो दिखाई दे रही है, तो उस वेव में ये शायद कहीं पे बहता हुआ आगे बढ़ चुका है शेयर। तो अब जो शायद ये इसका बहाव रुक चुका है और ये आने वाले टाइम में जो है अपने लेवल पे वापस आ चुका है, या आने वाले रास्ते पर है। 850 करोड़ का लॉस यहाँ पे अब तक रजिस्टर कर चुकी है कंपनी। तो कहीं ना कहीं पे ये जो है ना अभी अप लोअर सर्किट जो लगना है वो शायद कंटिन्यू रहेगा आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। अभी देखना बनता है कि कहाँ पे आके ये लोअर सर्किट रुक जाता है और शेयर जो है ट्रेडिंग के लिए स्टेबल हो जाता है। बात करेंगे इसके एनुअल रिपोर्ट्स का। इसका Q4 का शायद 2020 का अभी तक आया नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो पिछले
अब 5 साल का रिपोर्ट यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है तो मार्च 15 में काफ़ी अच्छा सेल कंपनी को लगाया गया था। उसके बाद में लगभग शेयर कम होता हुआ ही दिख रहा है। यहाँ पे सेल देखिए आप, पिछले चारों साल से इस 19 का जो सेल है बहुत कम हो चुका है। अदर इनकम भी लगभग कम हो चुका है, मतलब आधा हो चुका है अगर हम लोग बात करेंगे तो। एक्सपेंसेस तो मेंटेन्ड है, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो हमेशा की तरह एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ही है कंपैरेटिवली दी प्रॉफिट। तो ईबीआईटी लॉस है, यानी पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने सिर्फ 2 साल पैसा कमाया हुआ है। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, 1200 करोड़ का अगर इसका इंटरेस्ट जा रहा है तो आप एक एज्यूम कर सकते हो कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी और डेट कितना ज्यादा रहेगा। टैक्सेशन को, अगर टैक्सेशन का मैं हमेशा बोल देता हूँ, टैक्सेशन को आप छोड़ ही दिया करो क्योंकि ये तो सबको देना है, तो ये बात में नहीं आता है। इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा मैटर है। और नीचे अगर आप देखोगे तो 1500 करोड़ का लॉस, जब स्टार्ट किया था तो 9000 करोड़ का लॉस था और आज 19 में 1500 करोड़ का लॉस है। पिछले साल में भी लॉस है, उसके पिछले 2 साल में प्रॉफिट है। तो कंपनी यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहा है कि भाई अभी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, फंडामेंटल्स बहुत खराब है। 2008 के ऊपर आप देखोगे तो कंपनी ने डिविडेंड ही नहीं दिया हुआ है। ये एक यहाँ पे पॉइंट है कंसिडरेबल। कंपनी डिविडेंड तब देती है जब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा हो और कंपनी बना सके। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 20 में देखिए प्रमोटर का होल्डिंग कम होते हुए हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली। प्लेज जो है कंपनी के अच्छे खासे शेयर अभी भी प्लेज है। प्लेज में से काफी सारे शेयर निकाल दिए गए हैं, बट फिर भी अभी भी 50% शेयर जो है प्लेज है। एफ ने अपने इन्वेस्टमेंट कम कर चुके हैं, जो कि एफ ऐसे जो फ्यूचरिस्टिक शेयर्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका शेयर भी काफ़ी अच्छा खासा कम हो चुका है। डी ने है जो यहाँ पे इनका शेयर जो कम हो चुका है वो ऑब्जर्व करके अपना शेयर बढ़ा लिया है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी अपना शेयर बढ़ा दिया है। ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि जो बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा शेयर बढ़ा हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से। और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का शेयर कम है, एमएफ का भी लगभग पूरा शेयर यहाँ पे निकल जा चुका है। डीआईज और अदर इन्वेस्टर जो है, जो रिटेलर्स में हमेशा बोलता हूँ, वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। कंपेयर करेंगे तो देखिए अदर कंपनीज के साथ में तो मार्केट कैपिटल बहुत ही कम दिखाई देता है, और जबकि इनको 7,500 का करोड़ का लॉस है क्वार्टर में, तबकि अदर कंपनीज को कम से कम एटलीस्ट 125 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अभी मुझे जो यहाँ पे दोस्तों लग रहा है वो एक चीज ये है, मैं आपको लेकर के चलता हूँ वापस से अपने प्लॉट पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट अभी यह टाइम नहीं है कंपनी का स्टेबल बिजनेस जो है वो स्टेबल होने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फ्यूचर तक वेट करना चाहिए। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि भाई रुको, वेट करो, कंपनी को स्टेबल होने दो। स्टेबल होने के बाद जब हम रेडी हो जाएंगे कि भाई अभी हमें रिन्यूएबल एनर्जी में घुसना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा और वो आपके लिए टाइम होगा इस कंपनी में एंटर करने का। फिर वो 10 रुपए की जगह अगर आपको 100 रुपए पे भी एंट्री मिल जाती है तो भी कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मानी जाएगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का होता है दोस्तों, और है बिल्कुल भी। बात करेंगे शॉर्ट एनालिसिस की, तो इसका आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी 2 साल से थोड़ा बढ़ रहा था, वो एक अच्छी प्लस पॉइंट थी। अगर आप देखोगे तो ये बंद में लगभग 20% का ग्रोथ कंपनी ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी ये स्ट्रेंथ है, बट ये मैं मानता हूँ कि ये बिकॉज ऑफ द वेव है, तो इसको आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। वीकनेस तो डी ग्रोथ प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रमोटर के शेयर भी प्लेस्ड है, प्लस प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग भी कम की हुई है। अलबत्ता इसका माफ कीजिएगा इनइफिशियंट यूज हो चुका है इनका जो असेट है उसे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, क्योंकि कंपनी टरबाइन भी बनाती है, इंस्टॉल भी करती है, मेंटेन भी करती है। तो कहीं ना कहीं पे जितना अभी तक 18,000 850 में 18,800 के टरबाइन इन्होंने जो सेट किए हुए हैं, मेरे ख्याल से वहां से अच्छा खासा इनको बिजनेस आना चाहिए था। जो भी एक सर्विस सेक्टर की मेयर मानेंगे या सपोर्ट की मानेंगे या सर्विस की मानेंगे, तो यहाँ पे बिजनेस बनता था। अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो 52 वीक लो से अच्छा खासा रिकवरी है, और आरएसआई कहीं ना कहीं पे प्राइस ट्रेंड दिखा रहा है। पी
10 के भी नीचे है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट नहीं करते टेक्निकल को। नॉन कोर इनकम भी ठीक है, उतना ग्रेट नहीं है बट ओके ओके लेवल पे है, लगभग 50% डाउन है। बट ये नॉन कोर इनकम हमेशा एक कंसर्न रहता है कंपनी के लिए कि जो अगर बढ़ता है तो एक कहीं ना कहीं पे फोकस शिफ्ट होने का चांस यहाँ पे माना जाता है। कंपनी का प्रमोटर है वो शेयर होल्डिंग में कम होते हुए उसकी भी दिख रही है, तो वो एक कंसर्न का बात है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ होती है तो जनरली सेलिंग बढ़ने के चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं, कंपनी में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फ्यूचरिस्टिक है, बट वेट करना है, कंपनी को स्टेबल होने देना चाहिए मेरे ख्याल से, उसके बाद सोचेंगे एंट्री करना है कि नहीं करना है। बट अभी के लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, चाहे लोअर सर्किट लगे चाहे अपर सर्किट लगे, अभी कंपनी से दूर रहना ही बेटर है। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, इनको एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है ताकि वीडियो हम लोग बनाते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिलते रहेंगे, और उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना जरूरी है। तो आज का वीडियो इसके साथ यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।